तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूं अपने शो को लेकर, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो, जिसमें मैंने आपको पता है क्यों शुरू किया था, किस कारण से शुरू किया था, उस हिस्ट्री में तो मैं नहीं जाऊंगा। पर आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में मैं महानुभावों को बुलाता हूं, उनका साक्षात्कार लेता हूं और उनसे वो बातें पता करवाता हूं जो मुझे भी नहीं मालूम होती है और आप लोगों को भी नहीं मालूम होती है। अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो फिल्म से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इवन आम जिंदगी से हो, पर कुछ न कुछ ऐसी उन्होंने अपने कर्म किए हैं जो भगवान आपको भेजता है। मैं उनको बुलाता हूँ और जानता हूँ कि क्या संघर्ष किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी इवन फिल्म इंडस्ट्री में एवरी एक्टर हैज़ अ स्टोरी ऑफ हिज ओन स्ट्रगल। कोई ऐसा एक्टर नहीं बनता। मुझे भी 8 साल वेट करना पड़ा था। तो मैं अपने इस दी एम के शो में, द मुकेश खन्ना शो में बुलाता हूँ, आप भी जानते हैं। और इस बार मैंने किसको बुलाया, मैं हटकर मैं एक टॉपिक पर आया हूँ और मैं एक शख्सियत को बुला रहा हूँ, एक ऐसे अपने फील्ड में बहुत नाम है उनका, और लोग आते हैं उनके पास में अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जिसको हम अपने ज़माने में अपनी लैंग्वेज में कभी कभी काउंसलिंग कहते हैं, जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे आप माँ बाप के साथ, हम एक ज़माने में अपने माँ बाप से अपने दुख बांटते थे, आज माँ बाप और बेटों के बीच में डिस्टेंस हो गया है। आज गर्लफ्रेंड के साथ आप अपने दुख सुख बांटते हैं, वो भी कभी कभी बांटते हैं, कभी नहीं बांटते, लेकिन बांटना ज़रूरी होता है, ये आप भी जानते हैं। तो जिनको मैं लेकर आया हूँ, उनका नाम ही ऐसा है जिसको नाम सुनकर आप करोगे रणंजय है। वो रण को जीतते हैं और आपकी ज़िंदगी के संग्राम को वो आपको जीतने के लिए बताएंगे कि कैसे जीतोगे आप रण को। और वो मशहूर हस्ती को मैंने रिसेंटली एनकाउंटर किया था, जब मैंने शायद कई लोगों को पता लग गया कि मैंने फास्टिंग कैंप में गया था, ओजस वे ऑफ लाइफ, ओजस के कैंप में अमरेली गुजरात में। मैं 10 दिन का, मैंने 7 दिन का फ्लैट फास्ट किया था, कुछ नहीं खाए बगैर। ज़िंदगी में पहली बार ट्राई किया था और वहाँ मुझे काफ़ी ज्ञान मिला, काफ़ी लोग मिले, काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी लोगों ने लेक्चर्स दिए उसमें। मेन तो हमारे अतुल हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे कहा कि मुकेश तुम भी आ जाओ। मैं उनके साथ था उस वक्त वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो मुश्किल है पर आता हूँ, और मैंने दिन निकाला और मुझे अच्छा लगा कि मैंने 10 दिन अपने शेड्यूल से निकाले। मैं वहाँ गया रहा और आई थैंक माई सेल्फ कि मैंने गया। और उसमें मैं एक योद्धा से मिला जिनका नाम रणंजय है। वो अपने हिसाब से आपके प्रॉब्लम को बताते हैं आपको और उसका सामना करते हैं। तो वो मेरे सामने इस वक्त, आप चाहो तो मैं उनको अभी मिला दूं, मेरे सामने ही बैठे हैं। रणंजय जी, आपका इस मैदान में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई। बड़ा सौभाग्य है कि मैं शक्तिमान के सामने और गंगापुत्र भीष्म के सामने, हमने कितना कुछ सीखा है जीवन के बारे में आपसे, द राइटियसनेस, धर्म और उसकी राह पे चलना। तो आज आपके सामने बैठा हूँ, लगता है कि आशीर्वाद है भगवान का। आशीर्वाद हमेशा बढ़ते हैं। मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने कहा जा बेटा आशीर्वाद बांट। आज तक बोलता है तो जी मुकेश भाई जी। तो एक संयोग है कि हम उस कैंप के बाद आप पहली बार मिल रहे हैं। जी भाई जी। मैंने आपको उधर ही कहा था, मैंने कहा मैं आपसे और बातें जानना चाहूँगा, मैं बुलाऊंगा आपको, आप आओगे? आपने कहा होंगे। आप बम्बई से हैं? जी। कहाँ रहते हैं बम्बई में? मैं थाने में रहता हूँ। थाने में रहते हैं, नजदीक। जी। तो मैं आज मेरे एक फ़ोन कॉल, एक बात के ऊपर आपने कहा मैं आता हूँ, और आए और हम अभी शुरू करते हैं। मैं यूजुअली हर शख्स के लिए, मेरी टीम है जिसको मैं CBI कहता हूँ, वो क्वेश्चनियर निकालती है आपकी ज़िंदगी के बारे में। मैंने उनको कहा रहने दो, मैं इनको जान चुका हूँ और मैं खुद अपने हिसाब से पूछूंगा सवाल, और मुझे मालूम है इनके पास हर सवालों का जवाब है। तो मेरे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई क्वेश्चनियर नहीं है कि मैं आपको पूछूं, पर मैं अपने हिसाब से अगर स्टार्ट करूं तो सर क्या है, आप शुरू से बम्बई में हैं या बाहर से आए? शुरू से ही मेरी पैदाइश जयपुर की है सर। जयपुर की। मेरे पिता रेलवे के अफसर थे और काफ़ी उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो भारत भर में हमने भ्रमण किए और आखिर करीब 3 साल की उम्र में हम मुंबई आ गए थे। जब अराउंड 3 साल का था। अच्छा, 3 साल की। आपकी पूरी जिंदगी यही बिताई? पूरी जिंदगी बम्बईया है। हाँ, बम्बईया है कह सकते हैं। मैं भी बॉम्बे बॉर्न हूँ, बॉम्बे ब्रॉट अप। यू आर अ टाउनी, आप तो हमेशा साउथ बॉम्बे में रहते हैं। पूरे साउथ बॉम्बे में मैं बचपन से वहीं रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि बम्बईया वाले
औरों से अलग होते हैं। हाँ जो बिल्कुल जो बम्बई का टेस्ट चख लेता है वो शायद दिल्ली में भी नहीं रह सकेगा, बिल्कुल सर, और बनारस में तो रह ही नहीं सकेगा। एब्सोल्युटली सर। तो आप बम्बई आए हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल पर थे पहले आप जयपुर के। जी उसका भी अपना एक कल्चर है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपके फादर वहीं पर पहले काम करते थे? वहीं पे थे। और सर जो है ये फील्ड जो मैं आपने जो बात की, इमोशनल मेंटल हाँ, ये कैसे आया काउंसलिंग इसमें? या साइकोथेरेपी कह सकते आपकी हैं। पढ़ाई कितनी की पहले बताइए? सर मैंने मास्टर्स की है इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर हाँ, मास्टर और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में था। रियली? करीब 10 साल मैं कॉर्पोरेट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एड्स, उस किस्म की मेरी। अच्छा, आप लिखते हाँ, थे? मैं लिखता था, पटकथा जो तभी कहते आप हैं। अच्छा बोल लेते हैं। जी जी जी। और मेरे पापा को एक रोग हो गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रिटायरमेंट के आसपास। उसे कहते हैं पार्किंसोनिज्म, पार्किंसंस या अल्जाइमर जो कहते हैं ना। अल्जाइमर कहते हैं, जो हाँ हाँ स्किन हाँ, जी हाँ। हाँ। तो अब मेमोरी जाती है, मेमोरी कंपन जाती होता है, है। कंपन होता है, फेस में एकदम एकदम स्टिल हो जाता है। जी 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 जी, जी हाँ, चलने मुस्कान फिरने भी नहीं में। आती। तो उसमें ऐसा रहा कि मैं और मेरी माँ, हम काफ़ी त्रस्त थे, हम पूरा परिवार देखें तो, और उनको सपोर्ट करना। और हम देखते थे कि बड़े से बड़े, क्योंकि वो रेलवे के अफसर थे, तो सारे बड़े अस्पताल रेलवे के डॉक्टर थे? रेलवे के ऑफिसर थे, वो सीनियर ऑफिसर इन द वेस्टर्न रेलवेज। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो ब्रीच कैंडी है, चाहे वो सब जगह, उनको फ्री में होता है, क्योंकि सरकारी तरफ से होता है वो सारी फैसिलिटी। तो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स मुकेश भाई, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स, मैं यही पूछता था कि पापा ठीक तो हो जाएंगे। तो दवा पे दवा बढ़ती रही। कितनी उम्र थी उस वक्त उनकी? उनकी उम्र करीब होगी 59 के आसपास, 60 टच कर, 59-60 के आसपास। और वो कुछ भी नहीं हुआ ठीक। तो मैं कहूँगा 7-8 साल ये चला रोग। वेट करते रहे, रिटायरमेंट के बाद भी 4-5 साल ट्रीटमेंट लेते रहे, और बद से बदतर उनकी हालत होती रही। यहाँ तक कि दिन वो गिर गए, और गिरने के बाद उनका फ्रैक्चर हो गया हिप बोन। और फिर आईसीयू में मैंने देखा, जब पापा आईसीयू में थे तो मैं, मेरी माँ सपोर्ट करते थे, उनके साथ में रहते थे। तो वहाँ मैंने देखा कि लगभग हर एक व्यक्ति जो आईसीयू में है या लास्ट स्टेज में है, टर्मिनल स्टेज में है, कोई इलाज नहीं है। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कोई भी और बीमारी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, जो टर्मिनल स्टेज पे आते हैं, जहाँ किडनी फेल हो रहा है, लिवर फेल हो रहा है। तो मैंने पाया कि लगभग वेट कर रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, एट द मोस्ट रिप्लेसमेंट कर दीजिए, किडनी रिप्लेस हो जाए। तो मैंने पाया कि कुछ तो है गड़बड़ के, ये जो एलोपैथी का जो इलाज है ये फाइनल नहीं है, इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। कोई ना कोई तरीका है जिससे इंसान स्वस्थ रह सकता है। और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई कि पापा का निधन हो गया। और मैंने देखा कि आईसीयू में लगभग बेड नंबर 1 गॉन, बेड नंबर 3 गॉन, बेड नंबर 5, और अलग अलग पेशेंट्स को मैंने मरते देखा मेरे सामने। तो वहाँ से अंदर से एक आवाज़ आई कि इंसान को अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ और मार्ग ढूंढना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको इंसेंटिव? जी जी। तो करीब 30 इयर्स हो गए, इस 25 साल तो मैं कहूँगा पूरा तो हो ही गए हैं, जिससे मैं योग के क्षेत्र में आया, मैंने सीखा। उसके बाद मैं नेचुरोपैथी में गया, और वहाँ से मैंने पाया कि इलाज तो हो जाता है, इंसान ठीक तो हो जाता है, लेकिन रोग का मूल कारण केवल शरीर नहीं है। केवल शरीर नहीं है। और वहाँ से मालूम पड़ा मुकेश भाई, चौंकाने वाली बात, कि लगभग सभी जितने भी रोग हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम कहते हैं ना, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ऑटोइम्यून कंडीशंस हो, बीपी है ना, अल्जाइमर्स है, इस किस्म की जो भी बीमारियां हैं, इसको एक संज्ञा दी जाती है साइकोसोमैटिक इलनेस। साइकोसोमैटिक। तो साइको माने मन, सोमा यानी बॉडी। सोमा मतलब? सोमा माने बॉडी, सोमा इज बॉडी, साइकोसोमैटिक। तो पहले मन में कुछ ना कुछ अतृप्ति है, दुख है, दर्द है, वो होता है। और उसके बाद क्योंकि हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते उस दुख को, तो शरीर के अंदर वो ट्रैप हो जाता है। तो रोग का मूल कारण जो है, आज साइंस भी यही कह रहा है, मेडिकल प्रोफेशन सारे के सारे रिसर्चर्स यही कहते हैं कि मन जो आपने भी एक बार बातों बातों में कहा कि नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया, सब दुखिया तो है ही है। तो दुखिया है, तो वो दुख जो है बाद में जाके विद्यमान होता है हमारे शरीर में रोग बनकर। ओके जी जी। तो उसी विषय में और गहराई में उतरता गया, घुसते गए, और वही फिर आपने उसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया? प्रोफेशन मैंने बना लिया। और आपके प्रोफेशन का नाम क्या दिया जाएगा? इसको हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है ओजस लाइफ। और उस संस्था में आज मैं कहूँगा कि पूरे दुनिया भर में हमने करीब 12 से 15 लाख लोगों को डायरेक्ट जो है उनको एड्रेस किया है, उनके अलग अलग किस्म के दुखों को।
और अतुल शाह जो हैं हमारे मेन फाउंडर हैं, और उनके साथ जो है मेरी Nice यात्रा, person. I found वेरी him. अमेजिंग सोल, Very इज अ nice मैन फुल ऑफ एनर्जी एंड माय ब्रदर। तो उनके साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। वो उस समय कुछ जो है हीलिंग का ही काम करते थे, उनके सभाएं हुआ करती थी, और उस समय मेरी भी अपनी यात्रा चालू थी। जब पापा तो के आप देहांत मिले के बाद उनसे, में मिले- हम आप दोनों फिर- मिले और फिर कहा कि चलो साथ में कार्य करते हैं। और तो शरीर के विषय में वो आज की तारीख में उनके भी ख्यालात आपसे मिलते होंगे तब आपने ज्वाइन बिल्कुल किया। बिल्कुल दोनों भाई की तरह हैं। हम कहते हैं ना कि बाय वन गेट वन फ्री, तो ओजस में लोग Get one free. अतुल भाई के नाम से लोग ओजस में आते हैं। तो और आपको रणजीत एक साथ भाई- एक से बढ़कर एक 11 मिल गए, मतलब आपने बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। ज्वाइन मैं- करके आपने सर बात सही कही, एक से एक दो नहीं 11, 11 हो गए। क्योंकि आज इतने बड़े ओजस का प्रकोप है, इतना बड़ा इम्पैक्ट है, और उसमें कोई भी कमर्शियल हमारा जो है वो आउटलुक नहीं होता। बस ये कि दुनिया तक ये शास्त्रीय ज्ञान पहुँचे। इन शॉर्ट अगर पूछूं तो ओजस में क्या होता है, ओजस क्या करती है? ओजस का जैसे मैं कहूँगा कि जैसे अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग विषय को लेकर, चाहे अध्यात्म को लेके या ध्यान को लेके, जैसे विपश्यना है, जैसे ब्रह्म कुमारी है। शरीर के ज्ञान के लिए जो है ना, शरीर का बहुत बाजारीकरण हो गया है। हर जगह बिजनेस के तौर पे ना, आप जाएं कहीं तो कोई भी बीमारी के लिए आपको लंबा चौड़ा एक जो है ना दवाइयाँ खिलाएगा, दवाइयाँ क्या- और टेस्ट और ये वो। तो हमने सोचा था, जो हमारी परिकल्पना थी, कि एक स्वास्थ्य का मंदिर बने शरीर का, और स्वास्थ्य जो है का मंदिर, हाँ, क्या तो मैं बात कहूँगा कि ओजस क्या है, तो ओजस शॉर्ट में एक स्वास्थ्य का मंदिर है। और स्वास्थ्य के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट जो आवश्यकताएं हैं, वो है स्वस्थ शरीर और खुशी और प्रसन्न मन, हैप्पीनेस एंड हेल्थ एंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो वो हमारा मूल मंत्र है। वो आपका मूल मंत्र, ओजस का मूल मंत्र है हेल्थ एंड हाँ, हैप्पीनेस। सो हेल्थ इज अतुल भाई एंड हैप्पीनेस इज रणंजय भाई। क्या बात। तो हम मतलब वो लोगों का शरीर ठीक कर दिया, आप लोगों को हंसाते हैं, जी, जी, आप खुश रखते हो हाँ उनको। हाँ हाँ, और खुश रहने के लिए जो और आवश्यकताएं खुश रखेंगे तो शरीर ठीक होगा, और वो शरीर ठीक करते तो वो खुश हो बिल्कुल 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 सर। सो इट इज इंटरचेंजेबल। जी सर, जी जी जी। सो आपने वो ज्वाइन कर दिया, उसके बाद में फिर सुना है आप काउंसलिंग करते हैं, जी इंडिविजुअल्स की भी करते हैं, और इनके ओजस में तो मैंने देखा, आप तो अभी भी सुना मथुरा होकर आए हैं आप। जी भाई जी, जी हम अमरेली में साथ में थे, जी। तो ये तो चलता रहता है, पर इसके साथ में आपका इंडिपेंडेंट है जो ओजस से अलग है, आपका काउंसलिंग जो है वो ओजस से अलग है। ओजस से अलग नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि जो ओजस में हम जब काम करते हैं तो शुद्ध मन से सेवा के भाव से हम करते हैं। लेकिन उसके अलावा जब लोग मेरे पास डायरेक्टली आते हैं तो उनको मैं जो है उनके साथ अलग तरीके से काउंसलिंग में करता हूँ। तो मेरी अपनी क्लिनिक है थाने में, मेरे साथ में थाने में आपकी हाँ, क्लिनिक? तो जहाँ घर पे भी आपका थाने में ही है? जो मेरे साथ में 3 डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, मेरी पूरी सेटअप है जहाँ थेरेपिस्ट नाम वगैरह है, और उसका नाम है तथास्तु तथास्तु। तथास्तु आयुर्वेदा। क्या बात, और अच्छा है। जी जी जी। आप मेक थिंग्स हैपन। हाँ, और विद ग्रेस ऑफ कोर्स। तथास्तु। बिना बड़ों के और बिना मालिक के आशीर्वाद के कुछ होता नहीं है। नहीं, अच्छा है जी। सही। मेरे वहाँ पर मैंने अपने ऑफिस के बाहर में मैंने एक छोटा सा कैप्शन लगा के रखा है, जी। वही करो जो सही है, सब सही हो। वाह वाह, मैंने बड़ा सराहते हुए। तो आपकी भी बात हुई है कि आप तथास्तु इसलिए बोलते हैं कि मैं आपको सही चीज करवाऊंगा। जी, आप जी। गलत चीज कर रहे हो, गलत को ठीक कराऊंगा, सही होगा तो सही आपका खुद ब खुद सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आज की जिंदगी में काउंसलिंग की कितनी जरूरत है? सब बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आज के तारीख में हाल ही में एक मैं स्टडी पढ़ रहा था सर कि जो हमारा, हम कहते हैं ना कि हमारा भारत जो है एक यूथ का देश है, जो मोदी जी कहते हैं। हाँ, मोदी जी कहते हैं भाई और कि हाँ, बहनों, जब- 25 साल के बाद हाँ। हमारा देश सबसे बड़ा युवा देश होगा। तो युवा देश तो है, पर युवा जो है काफ़ी दुखी है। मेरे को ये शिकायत। तो ये जो देखा गया कि 18 से लेकर 34 साल की जो उम्र है, उसमें जो मेंटल जो हैप्पीनेस का क्वोशेंट है, वो देखेंगे कि उसका कुछ आया था रीडिंग, तो वो 33% है। और भारत जो है दुनिया के 60 सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जहाँ पे यूथ है, वैसा देश बन चुका है। 60 टॉप 60 टॉप नंबर के आता है। सबसे ज़्यादा जो दुखी और स्ट्रेसफुल देश उसमें है। और अगर हम देखें कि यही, अगर आप देखते हैं जो 50-60 के ऊपर के जो वर्ग हैं, उसमें 96 का स्कोर आता है। माने जो हमारे जो 50 इयर्स के ऊपर जो लोग हैं, वो 96 का उनका स्कोर है, और जो यंग है, जो 34 साल तक की जिनकी उम्र है, उनका 33% स्कोर है। तो माने जो हमसे एल्डर्स हैं, जो 50-60 के ऊपर के लोग हैं, वो ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सेंटर्ड है। What's the meaning of 96 and 33? तो ये एक स्कोर है जिसमें करीब 48 पैरामीटर्स लिए गए, जहाँ पे आपका रेजिलियंस, आपका फोकस, आपका जॉब के प्रति आपका समर्पण,
जो है किस तरीके से आप सोचने का तरीका एडजस्ट हो जाते हैं, आपका। दुखी होके दर्द होके तुरंत कहीं छोड़ नहीं दिया, भाग नहीं गया ना, तो एक खड़े रहना, ये अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसको नापा गया। तो उसमें देखा गया कि जो है एक जनरेशन आ रहा है नया, उसे कहते हैं डू नथिंग जनरेशन, इन्हें कुछ करना नहीं, डू नथिंग। जेन जी के बाद में डू नथिंग आ रहा है। डू नथिंग, हाँ वो आ रहा है। अच्छा। जहाँ पे उनको स्ट्रेस आता है हर छोटी सी चीज को लेके, घबरा जाते हैं, कर नहीं पाते, तो फेस नहीं कर और पाते। इनको तो बड़ा प्यार किया गया था। हमको तो बहुत थप्पड़ ऊपर पड़े थे, हाँ। स्कूल में भी पड़े थे, घर में भी सब पड़ते जगह थे। मार पड़ती थी। हाँ, तो वो मास्टर उंगली है बीच में कौन पेंसिल लगी मैं करवाता था। सही में कान ऐसे कर, आज अलाउड नहीं। हाँ आज अलाउड नहीं है, और बड़े प्यार से फूलों से एकदम पले जनरेशन है ये। तो क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा और ये लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल है बड़ों से। हाँ, और सर यही पे हमको जानना है कि 2-3 मुख्य कारण जो है कि जिस किस्म का हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ये वो जनरेशन है जो पिज्जा पे और जो बर्गर पे और फ्राइज और फास्ट फूड और वो किस्म का जो उनका जो भोजन है, तो वही बनता है शरीर। हाँ, तो उसके शरीर बनता है, उससे ज़्यादा स्ट्रेस आता है, उसकी जहाँ शुगर के, आपका बीपी छोटे छोटे उम्र में जो है ना, हम मतलब फास्ट फूड आपको, मतलब अगर वर्डिंग की मीनिंग ली जाए तो फास्ट फूड है इसलिए आपको सब कुछ फास्ट चाहिए, इसलिए आपको अधीरता है, इसलिए आपके अंदर एंग्जाइटी है। बिल्कुल एंग्जाइटी है, और तुरंत आपका शुगर स्पाइक करता है, तुरंत आपके जो है जल्दी से जल्दी आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस आते हैं छोटी उम्र में। यार आजकल तो हैरानी है कि छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, सब ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। कभी जिंदगी में सुना नहीं था, सोचा नहीं था। आप देखें कि वो जमाना था जहाँ पे हम 50 के बोलते थे, हाँ रोग बीमारी तो 60 के बाद आएगी ना, 55-60 के बाद। क्योंकि जो बोला है कि खाना अगर कहीं रुक जाता है तो हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज वगैरह आते हैं, तो उसको टाइम लगता है। हाँ, वो जाके आपको खाते रहो 60 साल के बाद आएगा। अभी तो सर 15, 20, 25 के अंदर कहाँ से आपका खाना रुका, कुछ नहीं। यस सर, तो वही है ना कि जो हम दाल चावल रोटी सब्जी घर की खाते थे, उससे 60 में आया करता था, 60 में। अब वो बर्गर पिज्जा, ये जो मैदा वैदा तो जा रहा है, वो ट्रैवल, कोक और पेप्सी साथ में शुगर, तो वो ब्लॉकेज तो तुरंत आता है 15 साल 18 साल 20 साल। मतलब कल्प्रिट इज फूड, सबसे बड़ा फूड। और वही आपका सबसे बड़ा वो है, मैं समझता हूँ ओजिस की सबसे बड़ी जो, हाँ, जो आपका जो रामबाण है वो फूड के ऊपर आपने अटैक किया। पे हमारा बहुत बड़ा हमारा जो है ध्यान रहता है, और साथ में उसके बाद दूसरा आता है वो हमारे रिश्ते। हाँ, ये एक बात मैंने वहाँ सुनी थी, आपने रिश्तों पे बहुत बातें की हैं। मैंने आपके जो अमरेली में सुना, माँ बाप हमारे रिश्तों की शुरुआत है ना। गणेश जी जो कहते हैं वो सबसे ऊंची बात, जितने भी आज हजारों के ऊपर मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, और जब बैठता हूँ बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके कैंसर, डायबिटीज, ये वो लास्ट स्टेज ऑटोइम्यून बीमारियां, एक ही चीज नजर आता है, माँ बाप के साथ खटास, दुख दर्द। मेरे पिता ने प्रॉपर्टी मुझे कम दी, मेरी माँ ने मुझे प्यार कम दिया, बहन को भाई को ज्यादा दिया, ये सारा दर्द लेके हम कैंसर से बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं दोस्तों। वैसे गणेश जी के पास भी मौका था, वो कह सकते थे कि पिता, पापा को बोल सकते थे ना, वो पापा आप तो महादेव हो, आपको तो सब पता है ना, आपको तो सब पता था कि मैं तो माँ की रक्षा कर रहा था, मैं आपको नहीं पहचान पाया, पर आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो सब जानते थे, आपने मेरे साथ युद्ध किया, मेरा गर्दन काट दिया, और पापा इतना गंदा मजाक आपने काले हाथी का सर लेके मेरे ऊपर मेरे गले में फिट कर दिया। पापा आप तो सबसे बुरे पिता हो, आई हेट यू, आपने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। स्कूल में जाने में सब बोलते हैं मोटू आया, हाथी आया, मेरे को देख के सारे बच्चे हंसते हैं। आप पिता हो कि मेरे दुश्मन थे, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पापा आई हेट यू, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। उनके पास पॉइंट था बोलने के लिए, पॉइंट था ना सर? बिल्कुल यही फर्क है हम में और गणेश जी में। वो कहते हैं मेरे पिता मेरे महादेव हैं, उनको जैसा लगा, जो किया वो सही है, क्योंकि वो मेरे पिता है, मैं अपने पापा को जज नहीं करता। इतना डिटेल में किसी को रिश्तों पर टॉपिक को मैं भी कई बार बात करता हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली का सिस्टम का हूँ, मैं भी रिश्ते से बहुत परेशान हूँ कि क्यों न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, बट पीरियड वहाँ तक बोल के हम रुक जाते हैं। लेकिन आपने रिश्तों के बारे में जो डिटेल में हमको थेरेपी भी करवाई और आपने बहुत स्ट्रेस दिया, और आपका ये मानना है कि रिश्ते भी बहुत बड़ा कारण, कटु जिसको हम बोलते हैं कटुता रिश्ते में, हाँ, वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है। बिल्कुल मुकेश भाई, और इतना कि हम समझें कि मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ मैक्सिमम कहीं ना कहीं माता पिता से उनका कुछ ना कुछ विरोध होता है कि मुझे उतना प्रेम नहीं देते, उतना टाइम नहीं देते, है ना। साथ में भाई बहन आपस में 10-10 साल 5-5 साल राखी नहीं बांधते हैं, है ना। आई डोंट बिलीव इन दैट बुलशिट। पति पत्नी जो है 4 बेडरूम का विला है और वो दोनों अलग अलग सोते हैं, आई नीड माई स्पेस इन लाइफ,
वो है कि नहीं? तो ये जो है कि जो एक ज़माने में आप जानते हैं मुंबई के आप निवासी हैं, आप जानते हैं कि लालबाग और परेल और ऐसे चौल गिरगांव चौल सिस्टम हुआ करता था, yes. और एक कमरे में 8, 10, 12 लोग रहते थे, सोते Yes, थे। हम लोग रहे हैं, हम लोग शुरू में मरीन ड्राइव के पहले पायदोनी में रहा हूँ मैं, जी भाई, जब छोटा सा था मैं। जी सर। तो वहाँ मैंने देखा है कि एक जॉइंट बाथरूम हाँ और एक कंबाइंड बाथरूम पर एवरीबडी, 4 माले की बिल्डिंग में हर माले पे बाथरूम है। हाँ। और फादर मदर भाई, 4 लड़के, सिस्टर विस्टर, कई भी एक तरफ किचन है और बाकी तरफ सोते हैं सब लोग। जी, ये इसको चॉल सिस्टम को मैंने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मुकेश भाई, और उस जैसे आप कहें इतना कम जगह था, है ना, उसी में जैसे दादी माँ सो गई हैं बिस्तर पर बेड पे, और 2 बच्चे पलंग के नीचे सो गए हैं, है ना, ऐसे एडजस्टमेंट किया करते थे। और उसमें कोई गांव से आके कहे कि मेरी इंटरव्यू है परसों, कुछ मुझे आना है मुंबई, तो कहते थे हाँ आ जाओ, घर में बहुत जगह है। घर में बहुत जगह है। अभी भी इतने छोटे से घर में दिल बड़ा है। हाँ, दिल बड़ा, घर छोटा था पर दिल बहुत बड़ा हुआ करता था। आज ये बड़े से तो बड़ा, क्यों आ रहे हो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, हाँ, झूठ बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते नहीं कि हमारे पास कोई आए, हम कटा बटा रहना चाहते हैं। और उसके वजह से मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा स्विट्जरलैंड का वेकेशन, ये इतने ज़्यादा न्यूक्लियर और उससे भी कम स्वार्थी हम होते जा रहे हैं ना। तो एक जो वो ये देश है जो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूख हो जाए। साधु तक की फिक्र। हाँ, हम फिक्र करते थे कि घर में कोई भूला बिसरा कोई बैरागी आ जाए, कोई संत, तो उसके लिए भी हम कुछ निकाल पाए, है ना। तो हम तो रुकते थे कि हमारे पास कोई अतिथि आए, कोई बाहर से आए। और आज हम नहीं चाहते। आज हम आपस में जो है मैत्री नहीं, प्रेम नहीं, फेसबुक ही हमारा रिश्ता हो गया है। फिल्म बननी अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, ये जमाना आ गया सर, है ना। तो और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है रिश्तों के अभाव में, कि जिस बच्चे को कहीं ना कहीं दादी से, नानी से, बुआ से, मासी से जो प्यार मिलता था कि चलो पापा से नहीं पट रहा तो चाचू जो है वो प्यार दे देते हैं, है ना। कहीं दिल की बात मैं अगर माँ से नहीं कह सकूं तो मासी है जो, जिसे मैं बोल सकता हूँ। माँ नहीं तो मासी है, माँ नहीं तो मासी है। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। अब बच्चे के लिए अब जो है, अब एक आजकल नया सुनने में आ रहा है मुकेश भाई, वो है डिंक सिंड्रोम, डबल इनकम नो किड्स। डबल इनकम नो किड्स माने पति दोनों व्यस्त हैं, कमाई तो बहुत कर रहे हैं, कमाई तो बढ़िया हो रही है और बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, लेकिन बच्चे नहीं पैदा हो रहे। हाँ। अब स्ट्रेस इतना है कि स्ट्रेस के मारे इतना स्वाभाविक चीज जो कि इंसान को जो नॉर्मल जो कोर्स में बच्चा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तो बहुत बड़ा कारण जो है आज दुख का, बिसाइड्स खान पान में जो गलती है, उसके अलावा रिश्तों में खटास है, उसके साथ साथ ये भी है कि हम जो है आपस में समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे के लिए जो है माँ बाप बस रात में 1 घंटे 2 घंटे आ गए। मैं तो मजाक में बोलता हूँ कि बाप कमाने जाता है, माँ किटी पार्टी जाती है, बच्ची आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रही होती है। और सोचिए ये क्या कल्चर सीख जाती है। हाँ। क्योंकि माँ टाइम नहीं दे रही। बिल्कुल। तो ये बात तो मैं समझता हूँ न्यूक्लियर फैमिली में पॉसिबल है, बट अगर जॉइंट फैमिली होगी तो माँ अगर जा तू काम कर, दादी बोली बेटा आप सब फिक्र मत कर, मैं बच्चे को संभाल। सर अब दादी नहीं है, दादी नहीं है, दादाजी नहीं है, फादर मदर तो एक सिर्फ वो भी नहीं है। मुकेश में इतना दर्द होता है ना कि यहाँ पे जहाँ माँ बाप का आशीर्वाद लेके घर से निकलते थे बच्चे, कई बार हम जाते हैं, दही खिलाती थी, दही। आज अनाथ आश्रम में जाते हैं और माँ बाप, बूढ़े माँ बाप रोते हैं कि हमारे लिए 5 स्टार ये बुक तो कर दिया है उन्होंने, कोई देखने नहीं आता, कोई पूछते नहीं आता। सिर्फ एक दिन पेरेंट डे में गुलदस्ता लेके आ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। मैं तो उल्टा, आपको दुख होता है, मुझे गुस्सा आता। शर्म आनी चाहिए। आप बोलते हो माँ बाप को, अच्छा ठीक है आपने हमको पाला है ना, ठीक है सर हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। अरे साहब वो बाप ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज उसके बुढ़ापे में तो उसकी उंगली नहीं पकड़। शर्म आनी चाहिए। तो मुझे तो गुस्सा आता है सब सुन के। जी क्यों। और सर ये जो है जो अगर हमने जड़ में पानी नहीं दिया तो हमारा फल मुरझाएगा, ये बड़ा क्लियर है। जड़ में पानी नहीं दिया, इफ द रूट इज नॉट हैप्पी द फ्रूट विल सफर। द रूट यू आर टॉकिंग व्हाट इज द मैं कहता हूँ कि हमारे माता पिता की अगर हमने सेवा नहीं की तो हमारे बच्चे मुरझाएंगे, और वो हो रहा है। क्या बात है, वो हो रहा है कि घर में एक बूढ़ा, एक कोई माँ, एक पिता कोई है जिनकी सेवा हो रही है ना, तो सबसे बड़ा एजुकेशन ना कि MBA, ना कि MBBS, ना कि MD, सबसे बड़ा एजुकेशन छोटे बच्चे ये देखें कि मेरे दादाजी की, मेरे नानी की, मेरे नाना जी की, मेरे दादी जी की मेरी सेवा हुई है, मेरे सामने मेरे माता पिता ने की है। सबसे बड़ा एजुकेशन ये है। नॉट ओनली एजुकेशन, दैट बिकम संतोष कि आप
जैसे मैं कई बार कहता हूँ, भिखारी को 10 रुपए देने से भी जो संतोष मिलता है ना, जी। आपका तो कोई लॉस नहीं है, आपको तो हाँ जी, करोड़ों रुपए, बिल्कुल। लेकिन वो संतोष मिलता है। वैसे अगर वो माँ बाप कितने सुखी है, वो संतोष अंदर से बॉडी को ठीक करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन तो है ही है, हाँ, बट हाँ। एक खुशी होती है यार कि मेरे दादी को ए देख रहा है ना, तो बराबर कर रहा है। आज कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, छोड़ कुछ नहीं दिया है वृद्धाश्रम में, शर्म आनी चाहिए। यस यस यस। तो आप ये मानते हैं कि खाना सिर्फ नॉट द ओनली कल्प्रिट, इवन द रिश्ते इज कल। सो आई थिंक सबसे बड़ा एक रिसर्च हुआ था जो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में अमेरिका में हुआ था, और उसमें देखा गया इंसान के जीवन में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो वो नज़र आया हेल्थ और हैप्पीनेस, है ना। अगर आपको जो भी लाइफ में करना है ना, आपको पद प्रतिष्ठा नाम शोहरत दौलत जो भी चाहिए, उसके लिए साधन तो एक ही है, शरीर। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो ही सारे सपने आपके पूरे होंगे। और स्वास्थ्य तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, हर इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं, है ना। तो ये दोनों हेल्थ और हैप्पीनेस इस रिसर्च में पाया गया, जो इंसान पे हुआ सबसे लंबा रिसर्च था। उसमें एक चीज़ नज़र आया कि जिन बच्चों ने, इस रिसर्च में करीब 15-16 साल के बच्चे थे, करीब 150-200 बच्चे थे जिन पे स्टडी हुआ, और 80-85 ईयर्स तक रिसर्च चला। अच्छा। तो ये पाया गया कि कुछ प्रतिशत, हार्डली 10% बच्चे थे जो कि हेल्दी और हैप्पी दोनों रहे, और वो कुछ बच्चे गरीब वर्ग में थे, कुछ बच्चे मध्यम वर्गीय में, कुछ बच्चे काफ़ी टॉप, एकदम बहुत ही जो है समृद्ध जो बने जीवन में। तो तीनों कैटेगरीज, माने आपका रिच होना, आपका मिडिल क्लास होना, आपका गरीब रहना, ये कोई भी तीनों भी कैटेगरी में इंसान हेल्दी और हैप्पी रह सकता है। तीनों, जरूरी नहीं कि पैसे हो तो तो ही आपके पैसे से ही आप खुश रहेंगे, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। निरर्थक है। लेकिन इसमें एक बात पाया गया कि जो बच्चे तीनों कैटेगरी में हेल्दी और हैप्पी रहे, उन बच्चों का एक ही चीज़ कॉमन था, और उनके रिश्ते अच्छे थे। तीनों कैटेगरी मतलब माने जो एकदम गरीब मुफलिस थे, गरीब भी, मिडिल क्लास भी और रिच रहे में, और रिच रहे, तीनों में जो कॉमन मिली कि जो रिश्ते, हेल्दी और हैप्पी जो बच्चे रहे, वो रिश्ते में, उनके रिश्ते, चाहे वो समाज में हो चाहे परिवार में हो, गरीब में रहकर भी रिश्ते, बड़े में रहकर रिश्ते, वो रिश्ते इज अ कॉमन फिगर। और सर रिश्तों में ये रिसर्च आज भी अधूरा है। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज का ये रिसर्च आज भी अधूरा है, क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भारत ने बताया जो कि रिश्तों से ऊपर है। और हमने वो बात कही थी, वसुधैव कुटुम्बकम, कि ये पूरी वसुधा, पूरी सृष्टि जो है रिश्तों से नहीं है, ये परिवार है, एक परिवार और है। वो बन जाए तो फिर आपकी कोई कटुता ही नहीं रहेगी, कोई कटुता नहीं है। और इस परिवार में मुकेश भाई सिर्फ इंसान नहीं है, शिव जी बैठे हैं, गले में उनके जो है वो तक्षक है, नाग है ना। उनके गोद में गणेश जी बैठे हैं, वो आधे हाथी हैं, है ना। उनके बगल में जो है पार्वती जी हैं, उनका वाहन जो है शेर है, शिव जी का वाहन नंदी है ना, और गणेश जी का वाहन चूहा है। कार्तिकेय महाराज बैठे हैं पार्वती जी के पास, उनका वाहन मोर है। तो आप देखें जी तो का क्या है, मोर है। पार्वती जी का मोर है, हाँ, कार्तिकेय जी का नहीं, पार्वती जी का शेर है ना। तो चूहे को सांप निगल जाए, सांप को मोर मार सकता है। हाँ, वो तो दुश्मन है सब। हाँ, लेकिन वहां देखो बैठे शेर पे नंदी पे शेर प्रहार कर सकते हैं। लेकिन सब ये आपस में मिलके रहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। दैट इज वसुधैव कुटुम्बकम। क्या बात। तो ये जो है ना परिवार के, ये हमारा देश दिखाता है, हमारे कोई लिए और आप वर्ल्ड में कोई भी कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। मुकेश भाई, हमारे लिए ना गंगा जमुना नहीं, हमारे लिए माँ है वो गंगा जी, जमुना जी। हमारे लिए पत्थर और पेड़ पाषाण नहीं है, हमारे लिए गोवर्धन महाराज है, हमारे पिता स्वरूप है। हमारे लिए हिमालय हमारे लिए पिता स्वरूप है। देखो कैलाश पर्वत नहीं है, हमारे लिए भगवान है वो, है ना, साक्षात वास है वहाँ पे हमारे शिव जी का। ये आई थिंक किसी भी कल्चर, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होगा। कोई सांप निकला, हम बोलते अरे नाग देवता है, मारो मत, पता नहीं, है ना, किसी जन्म के वर्ल्ड में जहाँ दिखा ठगा मार दो, है ना। तो हमें हर जीव में हमने देखा कि हर जीव में शिव है, हर कंकर में शंकर है। तो हमने ये बात दुनिया के सामने ये जिया है, और हजारों लाखों साल से अगर एक परंपरा बिल्कुल उसी तरीके से चली आ रही है जैसे प्राचीन काल में थी, वो भारत है। अब वो भारत सिर्फ भारत है। मेसोपोटामिया, ग्रीस, इवन चाइना में आज वो नहीं है। कुछ नहीं सर, कीड़े मकोड़े खा जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपकी बात में बहुत दम है कि भारत ने बहुत कुछ दिया है जी। तो भारत कुछ भी, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है। तो रणजय भाई, ये बात तो आपने बहुत सही तरह से समझाई हमको, शिव जी का एग्जाम्पल देकर, पत्थरों का एग्जाम्पल देकर, पहाड़ों का एग्जाम्पल देकर, कि ऐसा देश नहीं मिलेगा। जी। और अफसोस ये होता है कि इस देश के वासी खुद ही, जैसे अब कभी कभी बहुत चीप वो है कोटेशन, घर की मुर्गी दाल बराबर,
बहुत चीप है। जी जी बट जी, सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास सब कुछ है तो उसकी कदर नहीं कर रहे आप, और बोलता रहे नहीं यार अमेरिका के पास देखो सर, क्या गाड़ी है यार, क्या वो है, क्या प्लेन है, क्या वो वहाँ पर क्या ड्रेसेस मिलते हैं। हाँ। अरे साहब आपके यहाँ पर धोती कुर्ता उससे महान है भाई, जी जी, और वो नहीं समझते। हाँ हाँ हमारे यहाँ पर जो संदेश भेजा है, जो आपने अभी डिटेल में समझाया है, जी, वसुधैव कुटुंबकम का, सर कोई भी बोल देवे, कोई भी नोबेल प्राइज लेने वाला जिसको शांति का नोबेल प्राइज मिलता है, उसने भी ये मैसेज नहीं दिया है कि सारे बॉर्डर खत्म कर दो। शक्तिमान ने बॉर्डर ये दिया था एक मैसेज, हमारा 19 मिनट का एक गाना था। क्या बात है जी जी, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, शक्तिमान का था, वाह, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। वाह। बोलता कल्पना करो सारे बॉर्डर खत्म हो गए, वाह अब सोचो जी, सोचो क्या ये कम होगा, ना होगा कोई रक्षा बजट, ना होगा कोई परमाणु बम, वाह फिर इन पैसों से हम दुनिया में सारे सुख ला पाएंगे, नहीं फटेगा कोई बम, सब चैन की नींद सो। अब कल्पना करो सारे बॉर्डर खत्म हो गए, तो सोचो क्या ये कम होगा, ना होगा कोई रक्षा बजट, ना ही परमाणु बम होगा, फिर इन पैसों से दुनिया में हम सारे सुख ला पाएंगे, नहीं फटेगा कोई बम, सब चैन की नींद सो पाएंगे। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, World is one family, World is one family। क्या ये 19 मिनट का गाना शक्तिमान में हमने वाह। गंगाधर शक्तिमान मिलके गाना गाते, वाह, और क्या वो पूरे बात है। बच्चों के स्कूल के सामने कमाल का गाना 19 मिनट का लुइस बैंक ने बनाया था। जी जी जी, वो गाने का देखो मैसेज, वसुधैव कुटुंबकम, ये किसी बड़े से बड़े नोबेल प्राइज विनर ने वर्ल्ड का कहा है जी। कि चल आज तो उल्टा हो रहा है, ट्रम्प बोलता है मैं तो ले लूंगा ये अपना वेनेजुएला, ईरान ले लूंगा, कनाडा ले लूंगा, ग्रीनलैंड ले लूंगा, और हम लोग बोल रहे हैं बॉर्डर छोड़ दो, तुम्हारे ट्रम्प और वेनेजुएला के बीच में तुम दोनों घूम सकते हो ऐसे ऐसे, तुम्हारा नहीं है वो सब। ये मैसेज हम देते हैं। और आज का मैसेज क्या है? चाइना अतिक्रमण, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, जी जी, नेपाल के अंदर बॉर्डर में उन्होंने कुछ चीजें डाल दी अंदर, सब ये मैसेज इंडिया देता है। और हैरानी की बात है कि इंडियंस लोग खुश नहीं होते इससे, और बाहर के मुल्क की तरफ देखते हैं, देखो देखो उसने कितनी अच्छी बात कही। अरे हमारे यहाँ पे तो साधु संत से लेकर बड़े बड़े लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की। हमें गर्व होना चाहिए। जैसे बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक बात बोल गए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं बोलता हूँ गर्व से कहो हम इंडियन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पासपोर्ट पे लिखते हैं हम लोग। क्या बात है, सही में सही में। तो ये बात सही। तो आप मानते हैं रिश्ते? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो बात कही ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत ही वो देश है जहाँ पे इतने बड़े बड़े एक से एक राजा महाराजा हुए जिन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर राजा थे, राजकुमार थे जिनको राजगद्दी पे बैठना था। उन्होंने देखा कि दुनिया जीत के कुछ नहीं, मैं हाथ से वही गरीब रह जाऊंगा, जीतना है तो अंदर की दुनिया। सो भारत वो देश है जिसने कभी किसी पर ना आक्रमण किया, ना किसी का क्षेत्रफल हमने चाहा कि हमारे पास उसको मिला लूं, उसको जीतूं। हम अपने आप में परिपूर्ण खुश थे। हम जानते थे कि जीतना अगर है तो दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को जीतो। अपने अंदर की दुश्मनी जीतना है तो अपने घृणा, अपने द्वेष, अपने अंदर जो विकार है उसको जीतो। और वही देश, बड़े दुख की बात है, जिसने दुनिया को ये परिकल्पना दी वसुधैव कुटुंबकम जी। हम पूरी वसुधा सृष्टि एक परिवार है। आज मुकेश भाई दर्द और दुख से कहना पड़ता है कि वी बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग दुनिया के कैंसर कैपिटल बन चुके हैं। हम लोग दुनिया के सभी रोगों के कैपिटल बनते जा रहे हैं। और इसका कारण जो है, हम प्रोग्रेसिव हैं, सुख समृद्धि आ रही है, पैसा दौलत धन सब आ रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन परिवार टूट रहा है। घर घर में तनाव है, टीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन परिवार टूट रहा है। और हर जगह देखें, परिवार में रिश्तों में खटास है। बाप खाने बैठे तो बेटा उठ जाता है ना। भाई बहन राखी नहीं बांधते हैं कई साल, और जो है चाचा मामा सबसे रिश्ते तोड़ के बैठे क्योंकि उन्होंने शादी में कुछ कह दिया, इन्होंने ऐसा कुछ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी वहाँ पर प्रोग्राम में कि इंश्योरेंस हम करवा लेते हैं और बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी हमको संभालेगी। हाँ। और इंश्योरेंस कंपनी आपको वो नहीं पूछेगी जो आपकी बुआ पूछ सकती है, सासू। वो बात बताइए, बहुत अच्छी बात बताइए। सो एक ना, हम इतने हम रिश्ते तोड़ते जाते हैं कि हम समझते हैं कि बस मैं, मेरा बच्चा, मेरा स्विट्जरलैंड वेकेशन वही इम्पोर्टेंट है।
और ऐसे में कभी जैसे अगर कोई परिवार में ऐसा जो स्पेशल चाइल्ड होता है ना कि थोड़ा ऑटिस्टिक है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो बड़ी चिंता होती है माँ बाप को कि मेरा बच्चा अब क्या करेगा, दुनिया में मैं नहीं रहूँ तो क्या करेगा। तो हमने उसका भी इलाज ढूंढ लिया है कि मेरे बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस हमारे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना। आपका 5 करोड़ 10 करोड़ आपको लगता है कि वो आपका इंश्योरेंस है जिससे आपको सेफ्टी मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, करिए, अच्छी बात है, लेकिन वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेकिन ये एक ज़माना हुआ करता था जब एक जॉइंट फैमिली में ऐसे बच्चे जो हैं वही बड़े होके बुआ और वही काका होते थे जो छोटे बच्चे को संभालते भी थे, घर का छोटा मोटा कुछ सामान सौगात लाना हो वो लेके आते भी थे, और घर में उनकी इज्जत हुआ करती थी। माँ बाप को चिंता नहीं होती थी कि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली को संभालने के लिए था, एक सेफ्टी नेट था। आज जो है हमको लगता है कि इंश्योरेंस तो मैंने कर लिया 5-10 करोड़ का, अब ये मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे बैकअप है, मेरा बैकअप है। तो मुकेश भाई, एक दुख की बात ये है कि आपके जाने के बाद ये पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन ये इंश्योरेंस एजेंट नहीं आएगा आपके पास बोलने के लिए कि जिसके साथ भाई गुड़िया घूम रही है ना, वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन आप डांटना नहीं तो कुछ गलत कदम उठा लेगी। मैं घर पे आऊंगी, हाँ मैं घर पे आऊंगी भाई, हम दोनों मिलके प्यार से समझाएंगे ना तो बच्ची मान जाएगी। ये बुआ करती है, ये बुआ कर सकती है, ये मासी एजेंट करती है, नहीं करेगा जो आपको सिक्योरिटी, ये मामा, ये चाचा, ये है आपके लाइफ इंश्योरेंस, है ना। और सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस ये है हमारे जीवन के, जो हमारे रिश्तों को, हम कहते हैं हमारी आंखें, हमारा हाथ, हमारे पैर, हमारी शक्ति ये है। और इस परिवार को हम तोड़ते जा रहे हैं अहंकार के वश कि मैं ही सही हूँ और मुझे मेरी तरह से जीना है, मुझे परिवार के साथ नहीं जीना। तो जो सबसे बड़ा शक्ति था भारत का, और मैं कहूँगा हमारे साथ अगर एक देश है जो इससे मेल खाता है वो है जापान, जहाँ पे आज भी बड़ों का बहुत सम्मान होता है। जापान झुक के विनम्रता के साथ, हाँ, यस। तो ये 2 ही कल्चर है जहाँ पे आज भी बड़ों का सम्मान, और मैं देख रहा हूँ ये कम से कम होते जा रहा है, वर्ल्ड में नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखने मिलता, और आज ये कम होते जा रहा है। तो मैं इंडिया में कम होते, बिल्कुल। तो हमारा ओजस में हमारा एक बहुत बड़ी हमारी जो है ना, हमारा ध्येय ये है कि पूरे भारत को अखंड करना है, सभी रिश्तों साथ में आपके। थैंक यू मुकेश भाई, और आपका आशीर्वाद, तो मैं सपने देख रहा हूँ, अगर गंगापुत्र भीष्म का आशीर्वाद है तो पीछे जल्द से जल्द आपका आयुष्मान भव और विजयी भव। नहीं है, अखंड भारत का जो कांधार से लेकर मलेशिया तक था जी, आज सब टूट गया है। मैं तो बीच में बोल गया था अपने चैनल पर ही, अरे ये अपॉर्चुनिटी है, बांग्लादेश को हेल्प करो, यही अपॉर्चुनिटी है, नेपाल को हेल्प करो, क्या बात है, और यही हेल्प है, लेकिन एक कंडीशन बोलो कि तुम हमारे में मिल जाओगे और हमारी वापस मिलिट्री रहेगी। अगर मिलिट्री रहती, अगर 77 या कितने जब, तो आज ये इतना डर संहार नहीं होता। देकर दे दिया हमने बांग्लादेश को, मतलब इसको वापस ईस्ट पाकिस्तान साहब। ये कंडीशन मैंने कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान शायद नहीं आएगा, लंका रेडी है आने को आपके पास बांग्लादेश रेडी है आने को, नेपाल रेडी है, कर लो ना, इतना तो आपके साथ। तो किसने कहा अरे सर काय को सर मोड़ लेते हो, इतने मुस्लिम सब बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? बोला अरे नहीं, आपको क्या लगता है सर उसको संभाल पाएंगे? सर हमारे में वो ज़ील नहीं है, हमारे में इच्छा शक्ति नहीं है, हमारे में, अरे करो ना, हमारा देश फिर से जुड़ जाएगा, ये सारे कटे हुए जुड़ जाएंगे हम, और एक गवर्नमेंट चलेगी हमारी, हम आपको चलाएंगे। तो सर बांग्लादेश में नरसंहार नहीं होता, नेपाल में ये नहीं होता, और इवन लंका में भी नहीं होता। बिल्कुल सर किसी ने मेरी बात मानी नहीं। मुकेश भाई ये बहुत अच्छी सोच है। कहते मुस्लिम बढ़ जाएंगे साहब, क्या बात कर रहे हो? अभी इतने मुस्लिम हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप पाकिस्तान को अंदर ले लोगे, वो अंदर ले लोगे। मैंने कहा यार वो भी तो इंसान है। बिल्कुल। और आप उनको अगर अच्छा खाना खिलाओगे तो वो क्यों शिकायत करेंगे आपको? जिस तरह की वहाँ पर उनके भूख हो रही है, मारामारी, आप अगर गवर्नमेंट बना के लो, उनको क्या बोलते हैं, उनका संरक्षण लो उनको, और वो करो तो वो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। और एक बात है मुकेश भाई, देखिए ना कि जितने भी जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, जितने भारत में हैं उतने पाकिस्तान में नहीं। हर एक जितने भी, चाहे ख्वाजा इस्माइली है, चाहे जो शिया है, सुन्नी है, अलग अलग जो है ना उनके जो पंथ हैं, वो सारे के सारे भारत में पाए जाते हैं। ऐसा एक देश नहीं है जहाँ सारे के सारे अलग अलग जो फैक्शंस हैं मुस्लिम पॉपुलेशन के वो मौजूद है, सिर्फ भारत में। और यहीं पे आपस में कहीं झगड़े नहीं होते। आप देखेंगे पाकिस्तान में शिया के जो मस्जिद है उसमें वही बॉम्ब गिरा रहा है, तो कहीं कुछ और हो रहा है। आपस में इराक ईरान में इतने साल लड़े,
वहीं पे बॉम्बिंग होती कुछ होती है। इंडिया में भारत में नहीं होता। नहीं होता। हमारे यहाँ पे शिया सुन्नी इस्माइली जितने भी हैं सब बड़े खोजा, प्यार से खोजा सब। जो है अपने अच्छे से प्यार से रहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये देश है, यहाँ की मिट्टी रीजन है, यही है कि हमने उनको प्यार से रखा है। प्यार से रखा। और हमारी तो ये मेरे ख्याल से हमारे खून में है, कण कण में है। एक ऐसा वाकया था कि पोलैंड में दूसरा विश्व युद्ध मुकेश भाई, और उसमें ऐसा था कि यहूदियों को मारा जा रहा था और पोलैंड में एक करीब 650-700 महिलाएं और बच्चे, उनको एक शिप में, एक जहाज में उनको भेजा गया कि कम से कम आप बच जाओगे, जामनगर में। हाँ, और ये अलग अलग बंदरगाह पे रुकी, अफ्रीका से होते हुए, यूरोप से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए, कहीं किसी देश ने आश्रय नहीं दिया। जामनगर में, जैसा आपने बताया, जामनगर के राजा जाम साहब जो है, जामा साहब ने उनको आश्रय दिया। वहाँ पे 10 साल रहे, उनको बच्चों की तरह रखा आपने उन्होंने। 10 साल के बाद उसी शिप में उनको सब कुछ अच्छे से करके उनको पोलैंड भेज दिया, विदाई उनकी हुई, पोलैंड गए। वहाँ के लोग इतने हतप्रभ रह गए कि ऐसा कौन सा देश है जिसने हमारे बच्चों को, हमारी जो है बहनों को संकट में संभाला, इतने प्यार से रखा और वैसे ही लौटाया। तो जाम साहब के नाम पर वहाँ बहुत बड़ा, वहाँ पर एक रोड है। हाँ, रोड है पूरा उनके नाम पर, सबसे बड़ा उनका जो अवार्ड है पोलैंड का वो दिया गया। अच्छा। तो ये संस्कृति हमारी रही है जो पर्शिया से, अगेन कमिंग टू वसुदेव, या पर्शिया से भगाया गया, जो हमारे जितने पारसियों को सब हमारे हमने उनको वैसे ही रखा जैसे हमारे अपने भाई अपने बहनों। ये आई थिंक और किसी वर्ल्ड किसी भी कहीं भी नहीं है। तो आज जो अगर पूरी दुनिया को अगर बचाना है तो यही भारतीयता से और इसी सोच है कि वसुधैव, हम सब एक परिवार हैं। आज हम देखें, आज जो हो रहा है, चाहे वो ईरान पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हमास और इजराइल के बीच में हुआ, या यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, आज सभी देशों के पास में जो है न्यूक्लियर वेपन्स है। एक देश चाहे तो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है, बटन दबा देगा। और हम कितने बेवकूफ़ हैं कि ये जानते हुए लड़े जा रहे हैं, और हमारी आवश्यकताएं कितनी। और मैं तो कभी बीच में बोल गया, कितना बम मारोगे यार, मरे हुए को मार रहे हो सर। हाँ। वही जमीन देखता हूँ मैं, उसके ऊपर बम 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 कितना मारोगे। हाँ, उसमें से पूरे चैनल दिखाते जा रहे, ठिशम 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 कर क्या रहे हो। युद्ध तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता। पितामह भी बोल गए थे बिल्कुल। आज भी वही बोल रहे हैं कि युद्ध से समस्या नहीं होने वाली। पर फिर भी मैं तो छोड़ूंगा नहीं। वो बोलता है, इन्होंने अगर बीच में ट्रम्प का कल स्टेटमेंट था कि अगर हॉर्मेज, क्या है वो बीच की जहाँ से जब शिप आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ वो अगर बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज, तो 20 गुना ज्यादा हमला करूंगा मैं। 20 गुना। हाँ। क्या हासिल करोगे यार, मरे हुए को मारोगे। इतना बड़ा, मैं जितने बॉम्ब गिरते देखता हूँ ईरान में, कभी कभी मैं देखता हूँ यार, ईरान कोई छोटे से एक शहर नहीं है कि जो खत्म कर देंगे। इतना बड़ा फैला हुआ, किधर 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 मारोगे। एक बिल्डिंग गिरती हुई दिखाते हैं एक फ्रेम में। मैं तो एक चैनल तो डेडिकेटेड है वो दिखाने के लिए। शूं बीच में तो मालूम पड़ा था कि ये लोग AI में घुस गए। 15 विजुअल दिखाए उन्होंने कि बोला, बाद में मालूम पड़ा, फैक्ट चेक किया तो मालूम पड़ा AI जनरेटेड। ऐसे सारे विजुअल जा रहे, फिर बोला ये चेक किया तो मालूम पड़ा AI। लोग कितनी चीटिंग कर रहे हैं और हमको डरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखो। मैं बोलता हूँ क्या करोगे, कितना मारोगे यार, कितना मारने के बाद क्या होगा, जमीन को तोड़ दोगे, लोग फिर पैदा होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना पड़ेगा बातचीत से। एक ही तरीका है मुकेश भाई, प्रेम का मार्ग। और अगर वो हमको देखना है तो हमें राष्ट्र से पहले परिवार को देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप अपने परिवार से शुरू करोगे तो राष्ट्र से प्यार। बिल्कुल। पहले हमारा परिवार में ही प्यार नहीं है तो तुम क्या संभालोगे। तो फिर कैसे हम लोग बोलते हैं, अरे वो अपनी बीवी को नहीं संभालता, मेरे देश को क्या संभाले। क्या बात। तो बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने परिवार को पहले नहीं संभाल पाते तो क्या संभालें, घर में प्रेम मैत्री लेके आए, फिर उसको बढ़ाएं, सोशल सर्कल। और फिर चलिए, एज ए काउंसलर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसको रिवर्स करने का क्या मॉड्यूल है, क्या जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुकेश भाई एक बात मैं कहूँगा, चौंकाने वाली बात, कि अभी यहीं इसी पल हम सब के लिए स्वर्ग है और हम सब स्वर्ग में हैं, वैकुंठ में हैं। ऐसा माने नहीं, ऐसा है, ये तो है। और अगर मैं दुखी हूँ तो सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से दुखी हूँ मैं, मेरा मन। अच्छा, है ना। अगर मैं तकलीफ में, दुख में हूँ तो मेरा मन जो है उसने नर्क की अवस्था पैदा की है। क्योंकि आज भगवान न करे, हम देख रहे हैं जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहाँ पे तकलीफ, दर्द, दुख हो सकता है, लेकिन जहाँ हम हैं भारत में, आज हर व्यक्ति यहाँ पे सुखी है,
हर व्यक्ति यहाँ पर, उसके पास साधन है, उसके पास थाली में खाना है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम सांस ले सकते हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ और नहीं। मुकेश भाई, सांस लेने के लिए बहुत, हम देखेंगे आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो शायद वेंटिलेटर पे हैं, है ना। हम देखें लाखों लोग जो हैं, हम नॉर्मल, मैं बात कहूँ ना, हम पेशाब भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा ये है, लोग के बैग लगे हुए, यूरिन बैग लगे हुए हैं, पूरे अमेरिका में घूमते हैं सर ऐसे, है ना। तो हम बड़ी कृपा, इस पल में सांस ले सकता हूँ, मेरे थाली में भोजन है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, इतना बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ में, मैं इस जगह पर हूँ। तो मैं कहूँगा कि हर पल मेरे लिए स्वर्ग है, और इस कृतज्ञता के साथ अगर मैं जीना शुरू करूँ तो दर्द और दुख है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा विषय है खास, कि इंसान के दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में जो अतीत में होता है, जो हमारे साथ पहले हुआ, किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, कोई खास व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो हम वहीं अटक जाते हैं, वो दुख को वहीं पे अटक जाते हैं, और वो इतना बड़ा नासूर बन जाता है कि जीवन में हज़ारों खुशी आए ना, हमारी रिसीवर जो हमारी डैमेज हो गई है, हाँ, रिसीवर डैमेज हो गई, तो हम खुशी को रिसीव ही नहीं कर पाते। अभी हाल ही में हमारे कैंप में, रिट्रीट में एक बहन आई थी, 16 बार वो विपश्यना कर चुकी, 16 बार, 16 कैंप्स में। अच्छा। और हमेशा फील करती थी मेरा पति मुझे बहुत डोमिनेट करता है, मुझे हमेशा हर बात में टोकता है, ये है वो है। तो मैंने कहा, बहन आप तो यहाँ पे 16 बार विपश्यना किया ना आपने? तो कहा हाँ। तो पति तो आपको सपोर्ट करता है ना, आपको अलाउ करता है? कि हाँ वो तो करते हैं, अभी मेरे को बीमारी हो गई ना इसलिए अलाउ करते हैं। अभी मेरे को बीमारी हो गई ना, उनको डिप्रेशन है, बीपी है। तो मैंने और गहराई में बात की बहन से, तो मालूम पड़ा कि उनकी माँ पर, उनकी जो सास थी, मतलब उनकी दादी, उनके माँ पर बहुत अत्याचार करती थी, टोकना, अपशब्द कहना, है ना, उनको धौंस जमाना। तो अपनी माँ को उस बच्ची ने देखा कि मेरी माँ पर हमेशा, मेरी माँ दुख में जी, तो मेरी माँ दुख में जी, तो बच्ची ने कहीं ना कहीं, हम अपने आप से कहते हैं ब्लाइंड लॉयल्टी, बच्ची ने अपने आप धारण कर लिया कि जब मेरी माँ खुश नहीं तो मुझे भी ऐसा ही रिश्ता होगा, मैं भी दुखी रहूंगी, है ना। मान लिया उसने। हाँ, मान लिया। और जब बड़ी हुई तो मैंने जब बात किया, तो इतना पति में जो है पुलिस अफसर हैं, और उनसे प्रेम भी देते हैं, आत्मीयता भी है, पर उसको रिसीव नहीं होता। छोटी सी बात भी उनको वो बोलते हैं ना, तो उनको लगता है कि मेरे पे अटैक हो रहा है, मेरे पे, और उनको वही ट्रॉमा अपनी माँ दादी का देखा हुआ, तो पति छोटी सी भी बात कह दे ना, उनको दिल पे एकदम लग जाए कि अरे मुझे कह दिया, और रोना शुरू कर देवे। सो इतना बड़ा ग्रीफ था उनके साथ में। तो अभी उन पे हमने कुछ वर्क किया, कुछ प्रोसेस कराए, कुछ मेडिटेशंस कराए, कुछ उनको हमने हीलिंग वर्क कराया, कुछ जर्नलिंग कराई, सारे जो हम प्रोसेस कराते हैं। अब वो घर पहुंची, अभी 3 दिन उनको मेरे कल रात में मुझे फ़ोन आया, वो हैप्पीएस्ट डे कल का, वैसे आते रहते हैं ऐसे हज़ारों लोगों के ना, तो वो उनका फ़ोन आया, उनका कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो बहन, कुछ और चीज़ है? तो नहीं सर, इतनी खुशी महसूस हो रही, इतनी खुशी, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को आके हग किया, उनको मैंने किस किया, और अभी 3 दिन हो गए कैंप से आए हुए, मुझे इतनी खुशी लग रही है, मुझे लग रहा है कि हर चीज़ नया है, ये पेड़ पौधे, ये लोग, इतना प्यार मुझे सबसे लग रहा है ना। उस बच्ची का रिसीवर डिफॉल्टी था, रिसेप्शन का 30-35 साल से जिस बच्ची को दुख था कि मेरी माँ पे अत्याचार होता है, उस माँ माने प्रेम, उस बच्ची को लगा मेरा प्रेम तो अधीन हो चुका है, आघात है, उस पर लोग आके उसको डोमिनेट करते हैं। तो बच्ची को जब फ्रीडम मिला और दिखा कि भाई आपकी माँ ऐसा तो नहीं है, आपकी माँ का दुख दूर हो चुका हो गया, उसको भूल जाओ, अब शी इज इन अ हैप्पी स्पेस एंड यू हैव द राइट टू बी हैप्पी। और फिर उनके साथ में वो किया गया, तो अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है ना। तो मैं नहीं कहता हूँ कि वो ध्यान जो उन्होंने इतने साल किया वो व्यर्थ था, नहीं, वो ध्यान से ही उनको कहीं ना कहीं वो एक स्टेट में आ गई थी जहाँ पे मेंटल ब्लॉक था। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा जो उनका इमोशनल मेंटल ट्रॉमा था, वो जब हमने बात हुई, तो काउंसलिंग में ये होता है ना कि अपना दर्द, अपना दुख इंसान बताता है, मेन आपको वही होता है, ट्रॉमा निकालते हैं, ट्रॉमा। और वो ट्रॉमा को हम जैसे ही रिलीव करते हैं तो इमीडिएटली उस इंसान तो वो समझ गई कि भाई मैं गलती कर रही हूँ, कि मैं ये मान के बैठी हूँ कि मेरी माँ का पर जुल्म, मेरे पर जुल्म। बिल्कुल। और हम सर दुख का निर्माण करते हैं, जैसे एक्टिवली हम खुशी का निर्माण करते हैं ना, दुख का वैसे ही दुख का निर्माण करते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा इंसान को सुख मिलता है। मैं विक्टिम, मैं बेचारी, और आफ्टर ऑल इट इज जस्ट अ फीलिंग। आई सपोज अगर आप फील को भी चेंज कर डालो, हाँ। हम दुख भी सुख भी फील है, हाँ। रियल तो है नहीं जी। वो एक जैसे हम कहते हैं योगी पुरुष दुख सुख में सेम रहते हैं, हाँ। तो योगी पुरुष तो नहीं बन सकते हम, लेकिन अगर हम समझना शुरू करें कि आफ्टर ऑल ये जैसे कहा कि ये रियलिटी नहीं है कि मेरी मदर को, तो वो आज तो है नहीं, तो क्यों उसको एक इमेज बना के बैठी हुई है। जब आपने उसका वो तोड़ा, हाँ। तो उसको समझ में आया कि मैं
वो चीज को लेके बैठी हूँ जो कि पास्ट में था, प्रेजेंट में वो नहीं है। जी। तो अगेन इट इज द चेंजिंग ऑफ योर थिंकिंग एंड द मन, जिसको आप बोलते हैं, फीलिंग को चेंज करवाया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल वो जिस उसको, तो आफ्टर रियलिटी में कुछ नहीं है, इट इज जस्ट यू हैव क्रिएटेड द फीलिंग। एग्जैक्टली, एंड दैट बिकम्स अ रियलिटी। मतलब मुकेश भाई, कहने को When you इतना start accepting कहने को it. इतना आसान है कि लोग कहते हैं मैंने तो माफ कर दिया, मैंने दादी को माफ कर दिया, मैंने तो पति को माफ कर दिया, मैंने तो बहू को माफ कर दिया, फिर भी कैंसर क्यों है? तो एक बहुत सुंदर किताब है जो एक बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट ने लिखी है, द बॉडी कीप्स अ स्कोर। द बॉडी कीप्स अ स्कोर। आपका शरीर जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सारा हिसाब रखेगा। अगर आपको बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, जो भी है ना, तो वो हिसाब रखा है, क्योंकि इमोशन अगर आपके दर्द में, दुख में आपके गुजरे हैं और आपने उसको माफ नहीं किया, या तो माफी क्यों मुक्ति देता है? क्योंकि आपका जो इमोशनल चार्ज है ना, जो अंदर से दुख का इमोशन है, वो खत्म हो जाता है। तो वो स्मृतियां होंगी, आपकी मेमोरीज होंगी कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ, लेकिन उसका खामियाजा आपका शरीर नहीं भुगतेगा। और क्योंकि आपने स्टोर करके रखा। हाँ, वो रिलीज हम कराते हैं, उसके हम अलग अलग प्रोसेस हम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। तो उसके बाद में वो व्यक्ति जो है एकदम, उसको याद तो रहेगा, लेकिन वो याद का दर्द और दुख जो है, जो भोग रहा था, वो फीलिंग वो निकल जाएगा। सो वो परगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये करें ना, मेरे ख्याल से ये तो चीज़ हमको चाहिए कि हम स्कूलों में, कॉलेजेस में करें, कि हमारे बच्चे जो हैं ये इतने छोटे उम्र में, जबकि प्रेम से काफ़ी अच्छा व्यवहार हो रहा है स्कूलों में, कॉलेज में, लेकिन क्योंकि उनके आसपास कोई है नहीं जो उनको रास्ता दिखाए, जो उनको, तो ध्यान का एक मार्ग था मुकेश भाई। ये देश वो है जहाँ पे बचपन से ध्यान हुआ करता था। ध्यान हमारे यहाँ पे कभी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते थे। नहीं होता, हम ध्यान करते। हाँ, तो हम जैसे गधों का काम नहीं है। अगर ध्यान हर जगह अगर खुद ही आदमी अगर खुद ही समीक्षा करना शुरू कर दे, बच्चे में अगर वो जो है ना, हम धारणा करना शुरू अंदर करें, से सोल्यूशन मिलता है अपने आप, क्योंकि मतलब एक साइकाइट्रिस्ट से बेटर आपका मन आपको, हम सबसे बड़ा गुरु भीतर है। जब भीतर ही ईश्वर है, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापे राम। जब भीतर राम है, तो राम के साथ बैठे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारा विषाद, दुख, चिंता, तकलीफ धीरे धीरे एक बहुत आज के युग के बहुत बड़े, जो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बुद्धास लिविंग टुडे इज एकहार्ट टोल। एकहार्ट टोल का एक बहुत फेमस द पावर ऑफ नाउ एंड द न्यू अवेकनिंग, उनके अच्छे अच्छे किताबें हैं, और ध्यान का मार्ग, अद्वैत का ध्यान का मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं कि द वर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ऑफ ह्यूमैनिटी कैन बी सॉल्व्ड बाय सिंपली यू सिटिंग इन अ रूम एंड मेडिटेटिंग विथ योर आइज क्लोज्ड। अगर हर इंसान वो कर अपने घर में अपनी आंख बंद करके बैठ जाए ना, उसके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। उसको किसी की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत नहीं। और जो करते नहीं लोग, प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात करता तो ये बड़ी विडंबना है। ये करना। अच्छा, ये चीज आप जो समझा रहे हो ज्ञान है जी। आप मुझे बता रहे हो ज्ञान है, मैंने सुन लिया जी। लेकिन अगर मैं करूंगा नहीं तो कुछ फायदा नहीं। सो मेन प्रॉब्लम है, कोई ध्यान की अच्छाइयाँ की किताबें पढ़ जाते हैं, अरे अच्छा बोला यार ध्यान, लेकिन आपने कितना मिनट ध्यान लगाया? नहीं, ध्यान में टाइम नहीं मिलता है साहब। तो काहे का तेरे को फायदा? तो यू आर राइट कि यू मस्ट डू इट एंड द प्रोसेस इज एज। ध्यान में करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस बैठना है आंख बंद करके। 3 चीजें हम कहते हैं कि ध्यान की आवश्यकता ये है कि 3 बी साफ होनी चाहिए, ब्रेथ, बावल्स एंड ब्लैडर। तो नाक साफ कर ले, सुसु पॉटी कर ले। ब्रेथ, बावल्स एंड ब्लैडर। तो नाक साफ कर ले, सुसु पॉटी कर ले, और फिर आप तैयार है ध्यान के लिए। फिर आपको कोई बीच में प्रेशर नहीं आए, नाक में सांस लेने में दिक्कत नहीं, डिस्ट्रैक्शन को हटा के बैठोगे तो ध्यान होगा। और चौथा भी अगर कर ले तो अच्छी बात, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, वो है बात। अगर हम नहा के करोगे तो क्या, तो शरीर की तो 4 बी अगर हम ध्यान रखें, पोर खुल जाएंगे तो रिसेप्शन और होगा, अच्छा होगा, है ना। कण में आप फील कर पाएंगे जो तरंगे हैं, जो वो फील कर पाएंगे। नहाने से साफ हो जाता है। तो जी हाँ। तो 4 बी करके आप 4 बी करके जरूरी है। जो वो लोग बोलते हैं सीधे, और एक 5वां चीज भी ऐड करना चाहिए कि आपको सीधा बैठना चाहिए। बैक है, राइट। तो भी आ गया बैक। तो वो भी बैक आ गया। यस, वो भी बैक आ गया। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं तो करता हूँ मेडिटेशन, मुझे मालूम है क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे ये राजकीय मार्ग है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विषाद, ये जो यहाँ पर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, इसी से हमारी प्राण शक्ति ऊपर जाती है। जी। पर अगर बीच में ब्लॉकेज है, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो वो रुक जाती है। तो इसलिए बोलते मेडिटेशन का सबसे बड़ा चीज है कि आप सीधे बैठो बस। तो मेरे को समझ में पहले नहीं आता था, क्योंकि हमारा मेरुदंड के बीच में एक नली है पूरी ऐसी। जी। उन नली को तो बैठना
वो बैठ जाओ और ये 3 चीजें बाकी 3 बी कर लो, 3 बी कर लो, फिर आप अंदर जा सकते हो। अंदर जा सकते हैं, है ना। और अंदर जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा जो आप देते हो एज ए हाँ, काउंसलर। हाँ, बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, अंदर की आत्मा बोलेगी। बड़ी सरल बात है मुकेश भाई कि जिनसे हम मांगते हैं ना, हम जिनसे याचना करते हैं, जो चाहते हैं जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम, आनंद, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, जो भी चाहते हैं जीवन में, किनसे मांगते हैं? हम मांगते हैं शिव जी से। वो क्या कर रहे हैं? शिव जी ध्यान कर रहे हैं। हम मांगते हैं विष्णु जी से। वो क्या कर रहे हैं? क्षीर सागर में, वो भी ध्यान में है ना। हम मांगते हैं जिनसे, वो क्या कर रहे हैं? हम देखें भगवान बुद्ध को, वो ध्यान में है। हम देखें भगवान महावीर को, वो ध्यान में है। सारे जितने भी हम देखें, हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज, हमारे नानक, हमारे जितने भी हैं, सभी ध्यान में बैठे हुए हैं। तो ध्यान माने गॉड फ्रीक्वेंसी। गॉड फ्रीक्वेंसी। इंसान मांगता है, प्रार्थना, हम माला कंठी जप शप करते हैं ना, मंदिर का नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं और तुरंत भागते हैं काम पर। अब भगवान बोलते हैं बेटा मेरी सुनेगा, मेरी सुनना। हम सुनने को रेडी नहीं, हम भाग रहे हैं। तो भगवान की सुनना माने ध्यान। अब मुझे बताइए बड़ा अच्छा कौन, कि भगवान से बात करना, प्रार्थना में भगवान से कहना, कि ध्यान में भगवान की सुनना, ज्यादा अच्छा क्या है आपके हिसाब से? सुनना सुनते हैं। मैंने तो कभी मजाक में, मैं एक बार यहाँ ऐड करूंगा कि मैंने मजाक में बोला कि 10 लोग जोक में खड़े होते हैं, एक आदमी जोक सुना रहा होता है। हाँ। तो उसके बीच में एक आदमी वेट करता है कि कब खत्म करे मैं जोक सुना, कब खत्म करे मैं जोक सुना। वो सारा बाद में तो जोक सुना नहीं, सुना तो नहीं, अरे सारा सुन तो सही है। तो आपने ध्यान की जो बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। जिसको भी देखो वो आंख बंद करके बैठा, विष्णु, शिव जी, बुद्ध, महावीर। जब मैं छोटा था जी भाई, और बीच में भी कभी कभी मुझे आता था कि मैंने कहा ये आंख बंद करके कर क्या रहे हैं? मुझे बाद में ध्यान, मुझे सोचा अंदर जाके आप कर क्या रहे हो आंख बंद करके? आपको जो दिख रहा है वर्ल्ड वो देखो ना। तो ये तो बोलता शिव जी बैठे, तो मैं कभी सोचता था कि अंदर बैठ के करते क्या होगे, क्या सोचते हो, किसके बारे? कोई क्या उनको वर्ल्ड दिख रहा है, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, प्राणी दिख रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि अंदर ब्रह्मांड है। आप जिस दिन अंदर घुस जाओगे तो आपके यहाँ से मेरुदंड से, यहाँ से जो मेरु शीर्ष है, जहाँ से मॉड्यूल ऑब्लंगेटा है, वहां से यहाँ पर जो दिव्य चक्षु है, यहाँ से बाहर निकलते हो, आपको पूरा, यू कैन सी द होल यूनिवर्स, यू कैन सी द जुपिटर, यू कैन सी ये सब चीजें। अभी जब ज्ञान, मैं कहता हूँ दुनिया में 2 तरह के प्राणी हैं, एक ज्ञानी और एक ज्ञानी। मैं भी थोड़ा अज्ञानी था, अभी ज्ञानी हुआ तो मुझे समझ में आ रही कि शिव जी क्यों बैठे हुए। तो ध्यान में बहुत ताकत है सर। आप इसको और बहुत उसके बहुत जो योगी उस अवस्था में पहुंच जाता है, सोचिए ना, जहाँ पे वो सारा संसार त्याग चुका है, राजपाट त्याग चुका है, उसके कदमों में बड़े से बड़ा राजा आ जाता है। उसको तो कुछ नहीं चाहिए होता है ना, वो तो कुछ चाहता ही नहीं है, लेकिन उसके न चाहने में उसे सब मिल जाता है। पर वो अवस्था जो है वो बहुत ऊंची है। उसके पहले मैं कहता हूँ ना कि नॉर्मल सा हमारी जो समस्याएं हैं बहुत छोटी हैं। हेल्थ, हैप्पीनेस, परिवार में रिश्ते, है ना, कहीं ना कटुता, घृणा, द्वेष, ये ऐसे निकल जाता है सर। ये मैं तो कहता हूँ ना कि 4-6 महीने में ऐसा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको रिजल्ट खुद ही मिल जाता है। आप बाहर ढूंढ रहे हो, जैसे वो मृग तृष्णा कहते हैं, जैसे कि कस्तूरी मृग ढूंढता रहता है, अंदर कस्तूरी है उसको मालूम नहीं है। तो जिस दिन वो अंदर जाएगा तो बोलेगा अरे यार इसी सुगंध को तो मैं ढूंढ रहा था। तो यू आर राइट कि आई थिंक ध्यान सबसे बड़ी बात है। इस मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल की भागती दौड़ में सबसे गुड एक्सरसाइज ध्यान। एब्सोल्युटली। भूल जाओ ये जिम विम, नो, दुनिया बढ़ गया एक्सरसाइज। आप कुछ मत करो, सूक्ष्म कुछ मत करो इज बिगर देन करो, कुछ करो। यस, आपको ध्यान में कर रहा है कुछ भी नहीं। आप एक खाली जगह, हमको बहुत मुश्किल लगता है, हम खाली तो पकड़ नहीं पाते। यहाँ भी यार कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अरे यार मेरे को उससे पैसा नहीं दिया था, अरे यार मेरा खाना तैयार है कि नहीं तैयार है, अरे तो आप खाली स्थान प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जिस दिन आपने खाली जगह पे, लोग कई बोलते हैं ना योगा के बहुत तरीके हैं, कई लोगों का अलग अलग बोलता है, नाक पे देखो, ये लोग सिखाते हैं व्यंगम योगा वाले कि यार नाक पे कॉन्सेंट्रेट, ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, और हम अभी सीख रहे हैं कि आप अंदर की दृष्टि, दिव्य दृष्टि पे कॉन्सेंट्रेट करो, दिव्य चक्षु जिसको हम बोलते हैं। पर साहब अल्टीमेटली कुछ लोग ये बोलते हैं कुछ मत करो, आप एकदम शून्य में करो, वो सबसे डिफिकल्ट, वो शून्य मिलेगा ही नहीं आपको। सही तभी बताएगा कि यहाँ देखो तभी। और मुकेश भाई अलग अलग पद्धति आपने जैसे बताया ना कि फोकस आप अलग अलग करते हैं। कंसंट्रेशन कभी नाक पे हुआ, कभी नासिका पे, कभी श्वास पर, कभी ओम पर, कभी नाद पर, कभी आप मंत्र पर करते हैं। आपकी फोकस कहीं भी, कंसंट्रेशन कहीं भी हो, वो करते हुए क्या होता है कि धीरे धीरे आपके अलग अलग स्मृतियाँ, अलग अलग जीवन में जो हुआ, जो दर्द, जो दुख, जो ग्लानि, पीड़ा, शिकवा,
वो सब आते रहता है, आपके फ्रस्ट्रेशंस, आपके ना जो संस्कार हैं धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं। और हमको लगता है कि अरे 20 मिनट में बहुत ज़्यादा मन में कोलाहल चल रहा था ये वो, जब आँख खुलता है तो बहुत शांति का एहसास होता है। मतलब आके खुद तो माने अब जब सुसु या पॉटी हो रही है तो थोड़ा सा उसमें हल्का सा हो सकता है स्ट्रेस, ठीक है, पर होने के बाद कितनी शांति मिलती है, होने के बाद जो रिलीफ। एग्जैक्टली, दिस इज लाइक इमोशनल मेंटल, मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल रिलीज है वो। अगर 20 मिनट, क्यों मैं 20 मिनट कहता हूँ, क्योंकि 20 मिनट एक बहुत बड़े योगी थे भारत के, उनका नाम था महर्षि महेश योगी। अमेरिका में जो उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का आविष्कार किया और वो अमेरिका में गए 1950s में, और देखा जो आज सुख समृद्धि भारत में है, वहाँ उस टाइम वो अमेरिका वाज बीइंग बिल्ट एंड इट वाज रियली सक्सेसफुल एंड हाईली इंडस्ट्रियलाइज और बहुत सक्सेस, तो लोग के पास पैसा धन सब कुछ था, लेकिन वही खलिश, दर्द, दुख, रिश्तों में खटास और बीमारी, रोग व्याध बड़ा हुआ था सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि इनके पास समय नहीं है 1 घंटे बैठने के लिए, तो उनके लिए खास उन्होंने 20 मिनट का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बनाया। 1 घंटा छोड़ 20 मिनट, 20 मिनट ही 20 मिनट कर सकूंगा। हाँ, वो डूएबल था। और उसके बाद जो मैजिकल रिजल्ट्स आए मुकेश भाई, इतना कि पूरे अमेरिका भर में लोग एकदम हतप्रभ, बड़े से बड़ा कैंसर दूर हो रहा है, डायबिटीज, ये बीपी, सब सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो रहे हैं केवल ध्यान से। तो इसके ऊपर हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में रिसर्च हुआ, मालूम पड़ा कि इसकी इतनी अद्भुत इसके ये है ना। तो उस टाइम के ज़माने में बीटल से लेके और बहुत बहुत बड़े बड़े जो है फिल्म मेकर्स, क्लिंट ईस्टवुड से लेके, दे ऑल स्टार्टेड डूइंग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। हाँ, मार्टिन स्कॉर्सेसे अभी भी करते हैं, सुपर 90 के प्लस वो सब, वो टीएम ध्यान आज भी करते हैं, बीटल्स भी करते हैं। जी, बीटल्स भी करते हैं। तो उन्हीं के शिष्य जो हैं दीपक चोपड़ा, उन्हीं के शिष्य थे शिष्य रविशंकर जी, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन बनाया। तो ये जो 20 मिनट का जो समय है ना, ये इसमें मैजिक है। और एक व्यस्त इंसान, मैं कहूँगा कि जिसको बहुत ज़्यादा धर्म में उसको नहीं जाना है, उसको बहुत ज़्यादा अध्यात्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, केवल हेल्थ और हैप्पीनेस चाहता है ना, उसको 20 मिनट का ध्यान, 20 मिनट डूएबल लगता है, डूएबल है। और इसका फायदा क्या है कि जब आप 20 मिनट के करने के लिए कोशिश करोगे तो आप खुशी खुशी घंटा भी कर जाओगे, और तब तो फिर तो बल्ले बल्ले से 2 घंटे भी बच जाओगे। पहले तो सोचा नहीं था। हाँ, कि कुछ बोला यार तो मैं बाहर व्यर्थ घूम रहा था, अंदर बहुत है, तो वो 20 मिनट की स्टार्ट अच्छी है। हाँ, तो देवव्रत से वो गंगापुत्र भीष्म की जर्नी है। आप 20 मिनट में ही आपको बहुत क्या है। रणंजय जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने जी। बहुत कुछ मैं समझता हूँ आज के मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, कॉमन मैन से भी, सुनो इनको, सीखो इनसे, बातें समझो। बहुत काम की बातें बता रहे हैं, जो लगती है बहुत सिंपल लेकिन बहुत गूढ़ है। जिस ने कहा 20 मिनट तो आप मान गए, 1 घंटा, अरे कहाँ 1 घंटा यार, मेरा बॉस मेरे को निकाल देगा। पर आप जब 20 मिनट बैठ गए तो आपको लगेगा कि यार दिन भर बैठना चाहिए। सर, योगी दयानंद सरस्वती जैसे लोग 18 घंटे बैठ जाते थे ना, कुछ मिलता होगा अंदर। जो मैं कहता था क्या करते रहते हैं तो अंदर बैठ गए कर, पर साहब जो अंदर गया फिर वो बाहर नहीं आएगा। उसको ये सारी सुख संपत्ति आपको व्यर्थ लगेगी। आपको मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप चोला पहनकर हिमालय चले जाओ, रहो अपनी बीवी के साथ, रहो अपने बच्चों के साथ, फिर भी 20 मिनट निकालो। जो ये बोलते हैं कि 20 मिनट, देखो महेश योगी ने वहाँ पर स्टार्ट करवाया उसको, और दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट एंड दे आर वेरी हैप्पी। मैं भी चाहूँगा कि दुनिया भर की भाग दौड़ के बीच में थोड़ा समय निकालो, अध्ययन करो, पढ़ो। लोग तो पढ़ना छोड़ चुके हैं, लोग तो गूगल देखते हैं सिर्फ, पर ऐसे से लोगों की जो कुछ बातें आती, कभी मंथन करो बैठ के। ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। कितने भी आपके पास 500 एकड़ ज़मीन और 5 कदम नहीं चल सकोगे तो व्यर्थ है। वो 5 कदम चलने के लायक बनाओ पहले अपने आप को। तो जैसे कहते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। तो मैं बोलता हूँ कि शेयर बाजार से लेकर दुनिया भर के बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के चक्कर में ये लैंड ले लिया, वो लैंड ले लिया, अंदर की लैंड के ऊपर कब्जा करो। Am I right? Awesome, absolutely, absolutely भाई। तो सर कहने को तो बहुत कुछ है, मैं समझता हूँ, और बहुत सी बातें अभी भी कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसको क्रमशः कहा जाए, टू बी कंटिन्यूड। Absolutely, मैं फिर आपको बुलाऊंगा जी भाई जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसी अच्छी बातें कहीं ना कहीं मेरे मंच से आनी चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे इरादे से, मैंने ये मुकेश खन्ना शो भी शुरू किया है, मैं सनातन मंच शुरू कर चुका हूँ, जहाँ पर मैं सनातनी लोगों को बुला के सनातन के बारे में बताता हूँ। तो रणंजय जी, आपने रण तो जीत लिया है, पर अभी भी मैदान बाकी है। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि कुछ और बातें मैं आपसे सुनना चाहूँगा। अगली बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वी विल हैव अनदर पॉडकास्ट विद यू।
Absolutely, bhai. Always a pleasure being with you, and it's always a blessing. I really had pleasure being in Amreli for 10 days, listening to you, listening to Atul bhai, and listening to even Dr. Chauhan, I suppose. Yeah, जी sir. अच्छी अच्छी बातें मेरे को सुनने को मिली जो मैं कभी टाइम निकाल के कभी नहीं जाता था। मेरे को जिंदाल वाले बुलाते थे, मेरे को झांसी में मेरे जो वो हैं अपना वैद्यनाथ जी, बहुत अच्छा रिलेशन है, वहां पर भी उन्होंने शतम जीवा खोल के रखा है। मैं वहाँ 7 दिन रहता हूँ, मेरे के लिए एक स्पेशल कमरा रखा हुआ है। मेरे को वहाँ पर 100 एकड़ की जमीन है, अच्छा लगता है, बट मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाता था। जी ये पहली बार मैंने मान गया, पर मुझे अच्छा लगा कि मैंने I went through this 7 days of fasting with around 86 people. I don't know how many people were there. जी अच्छा लगा जी सर। और स्पेशली मैं उनके साथ बैठकर ग्रुप तो नहीं कर सका जी। जो मैंने इनको प्रॉब्लम समझाया था डॉक्टर अतुल जी को, सर मैं इनके साथ बैठूंगा थोड़ा ऑकवर्ड फील करूंगा, बोला आप मत करिए, आप अपने कमरे में रहिए, पर लेक्चर अटेंड जरूर कीजिए जी सर। और मैंने हर लेक्चर अटेंड किया। आई थिंक कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया। Absolutely. सो आई एंजॉयड योर लेक्चर, आई एंजॉयड डॉक्टर अतुल्स लेक्चर, आई एंजॉयड इवन डॉक्टर चौहान जो डॉक्टर है, पता नहीं जी उनके भी, और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई। और मैं तभी आपसे कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो नाम बताया ओजस लाइफ, मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा। इनफैक्ट मैं उनके करता धरता डॉक्टर अतुल को भी पकड़ने वाला हूँ, बुलाने वाला हूँ, और उनसे भी मैं काफ़ी कुछ उगलवाना चाहता हूँ कि क्यों किया आपने और क्या कर रहे हैं। आप भी सुनिए उनको, आपने इनको सुना, बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपको, तो सुनते रहिए। आगे भी हम इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे, और मैं इवन डॉक्टर अतुल को भी बुलाऊंगा, और हम एक और उनके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे अपने इसी शो में, और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों राज़ी हुआ अमरेली जाने को, क्यों राज़ी हुआ। 7 दिन तक एक रोटी का नवाला अंदर तक नहीं डाला सर। निर्जल उपवास किया था, निर्जल किया था। निर्जल करते करते मेरे डॉक्टरों ने कहा सर निर्जल मत करिए, माय कंडीशन पानी वाज नीडेड। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर अतुल को कहा, बोला नहीं ऐसा है तो आप करिए, आप जल से करिए। एंड दैट वाज ओनली कंफर्ट गिवन टू मी, बट आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। एक काढ़ा वाड़ा पिला देते थे आप बीच में, तो वो मैं निकाल दिया। उसके बाद मैंने कहा मैं आपको बता दूं, मैंने उसके बाद 10 दिन और मैंने नारियल पानी के ऊपर फास्ट किया डॉक्टर अतुल के कहने पर, और मैं 10 दिन आने के बाद 10 दिन तक सिर्फ नारियल पानी और मलाई खा के मैंने 10 दिन निकाले, थोड़े फ्रूट्स खाए। और मुकेश में तेज आ गया चेहरे पर, तेज आ गए। लोग कहते हैं सर, यहाँ पर आने में लोगों ने कहा सर आपके चेहरे पे थोड़ा, मैंने कहा देखो अंदर गया हूँ तो बाहर निकला होगा कुछ ना। नूर आ रहा है चेहरे नूर आ रहा है, और नूर अंदर है, बाहर नहीं है। क्या बात है सर। मैं कभी कभी किसी को मजाक में बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी मेरे वो बाल काटने वाले हैं, बॉस बोलते हैं उनको, बिग बॉस जी। उन्होंने मेरे को एक बार बिठा दिया था पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में, जो सुंदर बनाने वाले लोगों के बीच, मतलब जो लोग बाल कलर करते हैं, जो सेंट और ये दुनिया भर की चीज, वहां मुझे बिठा दिया था उन्होंने। फिर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा देखिए मैं माफ करना, मैं ये हमारे हरीश भाई हैं, पर मैं बता दूं मैं आप सब लोगों का सबसे बुरा कैंडिडेट हूँ। मैं क्लाइंट सबसे बुरा हूँ। मैंने कहा मैंने कभी जिंदगी में मैंने शैम्पू नहीं लगाया है, मैं गोदरेज सोप से यूज करता था, आजकल मैं मिल्क यूज करता हूँ। क्या बात है? मैंने अभी मैं और एक खुशखबरी आपको दे दूं, मैंने डॉक्टर अतुल के कहने पर साबुन बंद कर दिया है। वाह, लगाना। क्या बात है? केमिकल करते हैं, मैं वो नहीं करता हूँ। मैंने कभी तो मैंने कहा कि मुझे हैरानी कब होती है जब मैं एक ऐड देखता हूँ जिसमें एक लड़का छिक मारता है और लड़कियां टर्न करती ठक। मैं बोलता मेरी माँ ये इस सुगंध को छोड़ अंदर की सुगंध होनी चाहिए। क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे अंदर की सुगंध की, तो आपने जो नूर बोला वो मेरे को कोई सेंट वेंट और मेरे को आप इत्र दे दो ना, मैं भाग जाऊंगा। इत्र की मोहम्मद अली रोड से गुजरता था ना, वो रोड को जब आती थी इत्र वितर में आगे फास्ट, मुझे नेचुरल हवा पसंद। क्या बात है। इवन गाड़ी में भी एयर कंडीशन में मैं खोल देता हूँ। सो आई थिंक भगवान ने मेरे को थोड़ा सा शुरू से थोड़ा समझदार बना दिया है। बिल्कुल। और अभी आप लोगों ने मुझे और भी समझदार बना दिया है। तो रिजल्ट तो आया है, मैं समझता हूँ मेरे 8-9 kg कम हुए हैं। मेरे कभी 100 से नीचे नहीं जाता था। और मुकेश भाई वजन नहीं कम हुआ, 8-9 किलो टॉक्सिन्स गए बॉडी से। टॉक्सिन्स गए, एग्जैक्टली। जो अंदर से निकलता है वो टॉक्सिन मेरे कोई जमा करके, मेरा कोई डबल खाने का शौक नहीं है कि मैं 4 रोटी खा लूं। मैं 2 रोटी खाता हूँ सिर्फ जिंदगी भर में, 2 रोटी सब्जी दाल, दैट्स ऑल। तो ऐसा कोई एडिशनल भर के नहीं रखा था। इन्होंने तो मैंने सुना है 41 किलो कम करा है, किसी के 21 किलो, किसी का कम करा है। मेरे मुश्किल से 9 कम हुए, क्योंकि मेरे अंदर 9 ही भरे पड़े। सही में। मेरे को बोलते थे कि आपको स्टूल में कलरफुल वो आएगा, डांबर निकलेगा, मेरा नहीं निकला। तो मैं थोड़ा निराश हुआ। तो डॉक्टर अतुल ने कहा मुझे
आपने भी कहा शायद अंदर नहीं होगा आपके, हाँ सही में सही में। निकलेगा वही जो अंदर होगा। जी, तो मैं भी कहूँगा इनको सुनो। सर एंड में धनंजय जी मैं चाहूँगा कि आप अपने ऑडियंस को अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ स्पेशली कहना चाहें तो गिव देम टिप। नमस्कार, बस यही बात जो मूल बात आज की थी कि हर पल जीवन में स्वर्ग है और नरक में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जाता है, वो आपका अपना मन है ना। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अभी यही इसी पल स्वर्ग है, इसको एक्सपीरियंस करिए, अपने आप को प्रेम करिए। कोई नहीं आएगा, कुछ दिन पति कुछ दिन पत्नी प्रेम देंगे, लेकिन बाद में सब अपने जीवन में बिजी हो जाएंगे। तो कैसे क्या करना है, आईने में देख के अपने आप को आई लव यू बोलिए, है ना। बच्चे की तरह खुश रहिए, अपना आनंद और प्रेम। मीरा बड़े सही कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लोग से आश्रित नहीं रहना है कि मेरे कटोरे में लोग प्रेम भरे ना, कोई नहीं देगा। सिर्फ एक ही इंसान आपको प्रेम देगा, आप खुद। अपने आप को खूब सारा प्रेम दीजिए और वही प्रेम को बांटना है। जो औरों से मिले वो प्रेम नहीं, वो बोनस है ना। और बोनस अगर नहीं मिलता तो एम्प्लॉय दुखी होता है। आप एम्प्लॉय नहीं, आप तो मालिक हैं, है ना। खुद अपने आप को प्रेम करें और अपना प्रेम सबको बांटिए, पूरे परिवार में। दिस इज हेवन एंड दिस इज ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। फील दैट एंड लिव दैट। गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको प्रेम मिलता है तो प्रेम बांटो भी। यही कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का। आप जिस दिन अब लोग क्या कहते हैं, पैसे दबा के बैठ जाते हैं और मुश्किल से किसी को कुछ देते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि कमाई के बाद में कुछ एक अच्छा सा हिस्सा दूसरों के लिए रखना चाहिए। वाह, बहुत वो बहुत ज़रूरी है। और उससे जितना आपको संतोष मिलेगा वो आपके करोड़ों रुपए से नहीं मिलता होगा। सो बहुत अच्छी बात कही। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात को कहीं ना कहीं विराम देना पड़ता है हमको। तो हम यहाँ विराम देना चाहेंगे। इस एपिसोड को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। लेकिन जाते जाते मैं एक बात बता दूँ, हमारी कंपनी में एक अच्छी चीज़ हमने भी पकड़ी है भारतीय संस्कृति की, कि आने वाले अतिथि को बोलो या मेहमान को बोलो, खाली हाथ वापस नहीं भेजते। तो हमने अपनी तरफ से पहले आपको मैं अपने इस शो की घड़ी देना चाहूँगा। अरे वाह, क्या बात है मुकेश भाई। ये समय है जिसको आप हैंडल करोगे, मुझे मालूम है। थैंक यू और कुछ सेहत बनाने के लिए अगर चाहिए तो कुछ सेहत बनाइए थोड़ा सा। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी वेरी मच। सो चलिए, मैं इस एपिसोड को यही विराम देना चाहूँगा, इस आश्वासन के साथ कि अगले एपिसोड में मैं किसी और को लेकर आऊँगा। इनकी तरह कोई महानुभाव होंगे, अपनी फील्ड के धुरंधर होंगे और मैं उनसे कुछ सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। तो वेट करते हैं अपने अगले एपिसोड का, जो मुझे नहीं मालूम कौन आएगा, बट आएगा तो इनकी तरह कोई ना कोई एक रणंजय होगा। तो लेट्स वेट अनदर एपिसोड में कौन आएगा, इंतजार कीजिए।